हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। मैं विमल कुमार एक बार साइंस क्लब से बोल रहा हूँ। पहला सेशन में है जो कुछ बातें हुई थी, जिसमें मेनली है जो दर्शनम प्रोग्राम में जो अभी फैसिलिटेटर हैं हितेंद्र कुमार जी, उनके कुछ लाइफ जर्नी के बारे में, कुछ इवेंट्स के बारे में और उनके एकेडमिक्स के बारे में उन्होंने अपना शेयरिंग किया था। और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो भी इंटरेस्टिंग थिंग्स चीज़ें हैं उनकी आर्ट्स में, चाहे उनका इंटरेस्ट और फोटोग्राफी में, उनके बारे में, उसके बारे में उन्होंने बताया था। और फोटोग्राफी में उन्होंने अपना एक कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जिसके बारे में भी उन्होंने कुछ शेयरिंग की थी, जिसमें मेनली पिछली बार जो बात किया गया था कि किस तरह से जो प्लेन के उसको है जो घूमते हुए जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो वो मतलब बेंट नजर आते हैं। तो फर्स्ट हाफ में मेनली ये बात किया गया था, और दूसरा जो हाफ था वो नॉर्मल डिस्कशन को डेडिकेटेड था, जिसमें हम सभी लोगों के पास जो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, ऑब्जर्वेशंस थे डे टू डे लाइफ से, वो हम लोग आपस में शेयर कर रहे थे। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी आए थे, क्वेश्चंस आए थे, जैसे में क्या फ्लेम के शैडो हो सकते हैं, जो भी आग मोमबत्ती का जो फ्लेम होता है उसका शैडो बनाया जा सकता है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आए थे। कुछ और भी अलग अलग तरह के आइडियाज आए थे, जैसे में मतलब कि कलर हमें कैसे दिखता है, हम कलर को कैसे देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, जैसे मोर का कलर कैसा है, होता है, एंड मेनी अदर क्वेश्चंस वेयर देयर। तो पिछला सेशन हमारा कुछ इस तरह का रहा था, और आई होप आप सभी लोगों ने इंजॉय भी किया था। सो अब ये आज का सेकंड सेशन वंस अगेन हितेंद्र जी लेने वाले हैं, तो मैं अब यह सेशन उनको हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू विमल। सो नमस्ते सब लोगों को मेरी तरफ से। एंड पिछली बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स इन मोशंस के बारे में बात करी थी, और देखा था कि कैमरा और हमारी आंखें कैसे काम करते हैं और किस किस तरीके से हम चीज़ों को, और खासकर जो चीज़ें मूव कर रही हैं उनको परसीव करते हैं। तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे, जो जब मैं अपनी लैब में काम कर रहा था तो अ, हम लोग बायो मटेरियल बनाते हैं। तो ये जो बायो मटेरियल्स होते हैं इनका यूज़ होता है कि जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उसके अंदर इनको अप्लाई किया जा सके। नॉर्मली काफ़ी सारे जो मटेरियल्स होते हैं हम उसको बॉडी में नहीं डाल सकते, क्योंकि बॉडी जो होती है उनको रिजेक्ट कर देती है। पर जो बायो मटेरियल्स होते हैं उनकी ये खासियत होती है कि वो नेचुरली डिराइव्ड होते हैं, प्लस बॉडी उनको एक्सेप्ट कर सकती है। तो अपनी लैब में इसी टाइप का एक बायो मटेरियल मैं एक बार बना रहा था कुछ टाइम पहले। तो पूरा प्रोसेस काफ़ी स्मूथली गया। फिर उसके बाद जब उस मटेरियल को मैं इस टाइप के एक प्लास्टिक ट्यूब में ट्रांसफ़र करने लग गया, तो ये जो मटेरियल था ये पाउडर जैसा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि थोड़ा सा मटेरियल जो था वो बाहर गिर गया। तो जब वो बाहर गिरा तो कुछ स्ट्रेंज चीज़ ऑब्जर्व करी मैंने वहाँ पे एक, और ये वाली फ़ोटो उस टाइम पे मैंने क्लिक करी। क्या तुम लोग गेस कर सकते हो कि क्या स्ट्रेंज चीज़ है इस ऑब्जेक्ट, इस फोटो में? एक तो मुझे लग रहा है कि नीचे कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, बेंट टाइप का। बेंट। हाँ, मतलब मुझे जो लग रहा है कि काटा काटा जैसा निकला हुआ है, समथिंग इज। स्पाइक्स आ गई। हाँ मॉस्टेज लाइक हाँ, स्पाइक्स। अनम्यूट करके डिस्कस कर सकते हैं, और अगर सब लोग मैसेज मैसेज पे भी लिख सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ उनको इस ऑब्जेक्ट में दिख रही है, इस फोटो में दिख रही है। उसके बाद उस पर आगे और डिस्कस करेंगे। थोड़ा हिंट देने के लिए, इसका एक जूम्ड इमेज जो है वो भी कैप्चर किया था मैंने, तो वो शो करते हैं यहाँ पे। तो गेस कर कि ये आ, मतलब क्या चीज़ की वजह से हो सकता है ये जो इफेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड प्रोवाइड करने के लिए मैं अगर कई लोगों को जैसे लग रहा है कि ये फ्रीजिंग की वजह से है,
तो He was telling उसमें something क्लैरिफाई करना water चाहूँगा। molecules. हाँ, उसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि एयर में ये जो जो भी वाटर ऑब्जेक्ट जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो शायद फोटो ली थी, फ्रीज हो गए हैं उसके ऊपर। बट ये जो फोटो ली गई थी ये रूम टेम्परेचर पे ली गई है, तो यहाँ पे फ्रीजिंग वाला जो ऑब्जर्वेशन था वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बट मतलब हिंट देने के लिए आई वुड से कि जो भी मटेरियल आप ट्यूब के आउटसाइड पे देख रहे हो, जो हमने बायो मटेरियल बनाया था वही पाउडर था, वो ट्यूब पे चिपक गया था। बट नॉर्मली जब पाउडर चिपकता है किसी किसी सरफेस पे, तो वो कुछ पैचेस या फिर कुछ छोटे छोटे क्लस्टर के फॉर्म में चिपकता है। बट जब इस ट्यूब पे पाउडर चिपका था तो एक काफ़ी डिस्टिंक्ट और अलग सा शेप अटेन किया था उसने। तो इस टाइप के जो स्पाइक्स हैं या इस टाइप की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, स्कूल बुक्स में आपने देखा होगा कई बार मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, फेरोमैग्नेट्स होते हैं। हाँ, मैग्नेटिक मटेरियल्स में ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट हमारे केस में क्या था कि ये ये जो मटेरियल था ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं था, तो इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट है वो सजेस्ट करता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से हुआ होगा, जो कि इस केस में सही भी था। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था ये बेसिकली इसलिए आया था कि जो भी पाउडर था वो किसी तरीके से इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया था, और जो प्लास्टिक था उसमें उसका अपोजिट चार्ज था या सिमिलर चार्ज था। तो इनके जो इंट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ कि इस टाइप के स्पाइक्स फॉर्म हो गए थे, जो भी चार्जेस का इंट्रैक्शन था उसकी वजह से। तो अब इसके पीछे ये क्वेश्चन आता है कि ये जो चार्जेस थे ये बने कैसे। इस तरीके के एग्जाम्पल आपने अपनी डेली लाइफ में कई बार देखे होंगे, और बचपन में हम लोगों ने कई किसी ना किसी पॉइंट पे ट्राई भी किया होगा। काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है। गेस भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सही होना चाहिए आंसर। हाँ, 7 8 से तो शायद इंट्रोड्यूस करते हैं चार्जेस। चार्जेस के बारे में पता है? एक ये वाली फोटो दिखा सकता हूँ मैं हिंट के तरीके से। बचपन में हम कई बार इस टाइप के छोटे छोटे फन एक्टिविटीज़ करते हैं। कई कई जगह पे क्या करते हैं कि प्लास्टिक स्केल जो होती है उसको हम अपने बालों में रब करते हैं, और फिर उसको एक पेपर के पीस के पास लेके जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि पेपर जो है उसके ऊपर पहले से कुछ चार्जेस होते हैं जो नॉर्मली इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लेकिन जब हम प्लास्टिक स्केल को उसके पास लेके आते हैं तो प्लास्टिक स्केल जो है हम जब बालों पे उसको रब कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्लास्टिक जो पेपर का पीस है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कई बार जब हम प्लास्टिक चेयर्स पे बैठते हैं तो ठंडियों के मौसम में खासकर अगर जैसे ही हम उससे उठते हैं तो कई बार हमारे जो हाथ के और पैरों के जो बाल होते हैं वो चेयर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो होता है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन आता है। लेकिन जब हम उसको रब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्केल को जब बालों में रब कर रहे हैं उस टाइम पे ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये चार्ज जनरेट होते हैं? कोई गेस? सर बेसिकली चार्ज जनरेट्स व्हेन हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं चार्जेस का, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है तो जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जहाँ से डिस्प्लेस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। बिल्कुल सही। जब भी हम दो अलग अलग चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो एक उनमें से एक ऑब्जेक्ट जो होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर देती है। बट दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये कंडक्टिव नहीं होती हैं, तो जो भी चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं वो अपनी लोकेशन पे फिक्स्ड हो जाते हैं, और इसलिए वो स्टैटिक चार्ज कहलाते हैं। पर इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि
ये जो दो मटेरियल को हम रब कर रहे हैं इनकी भी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब जैसे जब ये मटेरियल हम बना रहे थे तो पहले मैंने जब ये देखा कि जो पाउडर जो है वो इस टाइप के स्पाइक्स फॉर्म कर रहा है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैंने रबर का ग्लव पहना हुआ है और प्लास्टिक की ट्यूब है उसकी वजह से हुआ हो। तो उसको कंफर्म करने के लिए रब करके देखा मैंने ग्लव्स और प्लास्टिक ट्यूब को, पर उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इस प्लास्टिक ट्यूब को जब मैंने दूसरे एक प्लास्टिक होल्डर पे रखा तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन आने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा चार्ज दिए स्पाइक्स वाले स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगे। तो इससे इससे इसके बारे में फिर जब मैंने थोड़ा सा और पढ़ा तो मुझे एक मटेरियल पेयर्स के बारे में पता चला। तो बेसिकली क्या होता है कि एक सीरीज होती है, एक सेट ऑफ मटेरियल्स होता है, तो उसमें कुछ कुछ मटेरियल्स जो होते हैं उनकी काफ़ी हाई टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब हम इन दो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं तो उस टाइम पे इस ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज काफ़ी स्ट्रांगली जनरेट होता है। अगर हम मान लो हम दो मटेरियल है जो दोनों दोनों के दोनों ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो ज़्यादा जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो हल्का सा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा वाला हल्का सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, लेकिन इतना स्ट्रांग स्टैटिक इफेक्ट नहीं दिखेगा हमें। इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए एक और फन एक्टिविटी कर सकते हो तुम लोग अपने घर पे। अभी जैसे ठंडियों का मौसम चल रहा है तो दिन भर हम लोग स्वेटर वगैरह पहन के रखते हैं, ठीक है। तो जब हम स्वेटर को उतारते हैं तो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व या नोटिस करी है आप लोगों ने? सब वो चिपकता है थोड़ा थोड़ा हम लोग का बाल। बिल्कुल, एग्जैक्टली। गौरव ने लिखा है कि उसमें स्पार्क और क्रैकलिंग साउंड भी होती है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। और अगर आप अंधेरे में जब स्वेटर को निकालोगे ना और इस टाइप की जब आवाज़ें होंगी तो आप बेसिकली ये स्पार्क्स को देख सकते हो अंधेरे में। तो अगली बार आप खुद से भी ट्राई करके इसको देख सकते हो। तो ये तो दो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल हुए जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। इसके अलावा कोई और एग्जांपल किसी के ध्यान में आ रहा है जिसमें ये चार्जेस जो हैं बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं? मतलब ऐसे नॉर्मली हम इनको फील नहीं करते हैं बट हमारी लाइफ के काफ़ी बेसिक प्रोसेसेस और हमारे आसपास के काफ़ी सारी चीज़ों में चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई और एग्जांपल गेस कर सकते हो? मैं इस सप्ताह 2 वीडियो छोटे छोटे देखा था इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के, तो वो मैं दिखा सकता हूँ यदि, या फिर बाद में भी दिखा सकता हूँ, लास्ट में भी। शो कर सकते हैं। एंड आई फाउंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो हमारे जो सब लोग एच.सी. वर्मा सर का नाम सुने होंगे, राइट? आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी को? नो सर। उन्होंने अच्छा अभी यस सर दिख रहा है। ओके। तो ये एच.सी. वर्मा सर ने अभी डाला था 2-3 दिन पहले। एच.सी. वर्मा सर फिजिक्स के है ना, काफी फेमस प्रोफेसर हैं जिनका 11th-12th में बुक भी सारे जेई वाले बच्चे या फिर मेडिकल कोई भी 11th-12th वाले बच्चे बनाते हैं। तो उन्होंने डाला था, लेट्स सी। प्रातःकाल मेरे जलपान के बाद का दृश्य है। सत्तू के स्वादिष्ट पराठे, सत्तू भरे पराठे ये खाए गए हैं और उनके अवशेष यहाँ टेबल के ऊपर बिखरे हैं और उन अवशेषों में कितनी उंगलियां है तो आप देखें। मैं उनके पास अपनी उंगली ले जाने की कोशिश करता हूँ और वो क्या करते हैं वो देखते हैं। ये जो इनका नृत्य है, इनका आनंद है, वो बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं ये सत्तू के जो कण यहाँ पर बिखरे पड़े हैं टेबल पर, जो मेरे असावधानी पूर्वक भोजन करने के परिणाम हैं।
उन्हें भी कितना आनंद है, किस तरह से वो अपनी गतियां कर रहे हैं। एक अकेली उंगली का अगर मैं ले जा करके कोशिश करूं कि वो क्या करते हैं, तो वो भी देखने योग्य है। हमारा जीवन हर क्षण बहुत ही खूबसूरत है, और हर क्षण को हम प्रकृति के हर वरदान को, प्रकृति के हर चेहरे को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो आई गेस सभी को क्लियर हुआ होगा, मतलब दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है। मैंने तो तो आज से पहले कभी इतना ऑब्जर्व नहीं किया कि वो इतना इफेक्टिव होता है। तो मैं एक बार फिर से, मतलब पता नहीं सभी को दिखा है, नेट का कोई इशू वगैरह हो, तो मैं जस्ट बोल दे रहा हूँ। तो है ना सर, एच.सी. वर्मा सर नाश्ता कर रहे थे सत्तू के पराठे, और सत्तू कुछ उसमें से निकल के गिर गया टेबल पे, राइट। अब वो जब वो उसको है ना उंगली से ये कर रहे हैं, है ना, जब उसको रब किए है ना पहले, और उसके बाद वो उंगली से जब वो कर रहे हैं, तो वो दूर भाग रहा है एक दूसरे से। सो आप लोग और भी कोई मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसको शेयर कर सकते हैं, चार्ज से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड, जो आप देखे हो या देखते हो, ऑब्जर्व किए हो। बचपन में सर एक गेम खेलते थे, उसमें जैसे चेयर पे बैठ जाते थे और टाल से जो चेयर पे बैठे हैं उसको मारते थे, और जब वो नीचे पैर रखता था तो उसको करंट महसूस होता था। या फिर उसको छूते थे, मतलब करंट जैसा टच ना, आवाज आवाज भी आता था, मतलब या नाइस। बिल्कुल सही। काफी काफी मतलब इस टाइप के छोटे मोटे खेल खेलते थे हम लोग बचपन में। तो अब जैसे स्वेटर वाले केस में हमने देखा कि जो छोटे छोटे स्पार्क्स बनते हैं और छोटे छोटे जो क्रैकलिंग साउंड्स आती हैं, तो पहले ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, मतलब ये जो स्पार्किंग जो होती है वो क्यों होती है, कोई गैस? इवन जो जैसे अभी एग्जांपल आया कि हम जब कुर्सी में बैठ करके पीछे से टॉवल मारते हैं उस पर, और उसके बाद जब पैर नीचे टच होते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा करंट लगता है, और कई बार मतलब हल्की सी आवाज़ भी आती है करंट की, स्पार्किंग की। तो ये जो स्पार्किंग की आवाज़ है, जो स्पार्किंग हो रही है, ये क्यों होती है? जब भी हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं स्कूल में, तो सबसे पहला चीज़ तो हमें यही पता चलता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं, एक तो वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही गेस किया गौरव ने, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली जो होता है, ये जो चार्जेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। जैसे स्वेटर में का एग्जांपल लेते हैं, स्वेटर में जो है ये चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन स्वेटर के जो रेशे होते हैं वो काफ़ी आसपास होते हैं, जिसकी वजह से ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे के काफ़ी पास में होते हैं, और इतना पास होने की वजह से उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो काफ़ी कम हो गया। और कूलम्स अट्रैक्शन वाला जो फार्मूला हम पढ़ते हैं, तो अगर हम डिस्टेंस हाफ करते हैं तो हमारी जो फोर्स होती है अट्रैक्शन की, वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए जब वो काफ़ी पास आते हैं तो फोर्स को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो एयर बैरियर है वो उसको क्रॉस कर लेते हैं, और इस एयर बैरियर को क्रॉस करने के प्रोसेस में स्पार्क जनरेट होती है। अब स्वेटर में इनका मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए ठीक है, पास होने की वजह से उनकी जो स्पार्किंग होती है वो हो जाती है। दूसरा जो उदाहरण है हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो है गैस लाइटर का। गैस लाइटर के अंदर क्या होता है कि एक क्रिस्टल मटेरियल होता है जिसे हम अगर बहुत ही ज़ोर से हिट करेंगे
तो वो क्या करता है कि चार्ज हो जाता है। ऐसे मटेरियल्स को पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोलते हैं। और जो आउटर शेल है, जो कि न्यूट्रल या फिर मतलब मेटालिक शेल है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स। तो अब जैसे इसका ये छोटा सा वीडियो देखते हैं, तो इसमें आई एम नॉट श्योर कि सब लोग आर्किंग देख पाए। जो बीच वाला पार्ट है और जो सर्कमफेरेंस है, उनके बीच में एक छोटा सा स्पार्क जनरेट होता है। अब इस केस के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। स्वेटर में क्या था कि जो रेशे थे बहुत ही पास पास थे, इसलिए उनके लिए मतलब कुछ हद तक ईजी था। अब इसमें देखो जो डिस्टेंस होता है बीच वाले रॉड के और जो सर्कमफेरेंस में मेटल है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा होता है। और चार्जेस को इतना बड़ा बैरियर, इतना बड़ा डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, है ना। तो तुम गेस कर सकते हो कि इसमें जो चार्जेस होंगे, बहुत ही ज़्यादा चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ज होता है। इसलिए कई बार अगर मतलब वैसे तो ट्राई नहीं करना चाहिए, बट अगर उस पर हाथ रख करके मतलब हमारे हाथ पे ये स्पार्क लैंड करेगी, तो काफ़ी मतलब चुभने सा सेंसेशन आता है। तो ये तो एक दूसरा एग्जांपल हुआ। अब इसको थोड़ा और बड़े स्केल में सोचो। ऐसा मतलब इस टाइप का ऑब्जर्वेशन और कहीं पे देखा है? खासकर बारिश वाले टाइम पे। वो थंडरिंग में, जब थंडर स्टॉर्म। बिल्कुल सही। थंडर स्टॉर्म में भी जब लाइटनिंग होती है, उस टाइम पे भी जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं उनकी वजह से ही लाइटनिंग हो रही होती है। बेसिकली क्या होता है इसमें कि जो भी बादल हैं और जो भी एयर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हवा में, या फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो क्या होता है कि एक दूसरे के साथ रब करके, इंटरेक्ट करके वो चार्ज हो जाते हैं। और एटमॉस्फेयर में अलग अलग हाइट्स पे ये जो चार्जेस होते हैं ये इकट्ठा होने लग जाते हैं। और ग्राउंड जो होती है, ग्राउंड पे भी कुछ मतलब उस वहाँ पे भी कुछ अलग पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस टाइप के चार्जेस अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और ये क्या कर चाहते हैं कि मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है काफ़ी मतलब मीटर्स में या हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स का डिस्टेंस होता है कई बार, तो वो उस बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ये लाइटनिंग है वो होती है। और लाइटनिंग का जो कलर होता है वो उस रीजन पे किस टाइप की गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिफाइंड होता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सोचो अगर ये जो लाइटनिंग है, मान लो 10 मीटर लंबी लाइटनिंग बोल्ट भी हो, तो उसके लिए चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा होना पड़ेगा जिसकी वजह से वो फॉर्म होगा। और इसीलिए ये जो लाइटनिंग होती है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होती है, और कई बार फायर वगैरह भी कॉज करती है, पेड़ों में आग लग जाती है इसकी वजह से। तो ये जो चार्जेस हैं मतलब छोटे छोटे लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं और काफ़ी बड़े स्केल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, और कई बार हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए। और लाइटनिंग का एग्जांपल लेते हुए, अगर जैसे हम लोगों ने बल्ब देखे होंगे, तो जो बल्ब्स होते हैं खासकर फोटोग्राफी में जो यूज़ करे जाते हैं, या फिर बहुत ही बड़े बड़े शोज़ में जो यूज़ किए जाते हैं बल्ब, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। तो उसके अंदर भी इसी टाइप का कुछ आर्किंग चल रहा होता है, लेकिन उसमें अलग अलग टाइप की जो गैस होती है, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स भरे जाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जिसकी वजह से उनका अलग अलग कलर आता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई चार्जेस और लाइटिंग के बारे में। मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या ये चार्जेस सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, या फिर मतलब यूज़फुल भी हो सकते हैं? किसी ने अगर कोई इनका यूज़
यूजफुल वाला एप्लीकेशन एक्सपीरियंस किया हो या ऑब्जर्व किया हो? ऐसा लाइटनिंग के बारे में मुझे पता है कि ये ओजोन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। हम्म, इसके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, मुझे एग्जैक्टली कुछ एग्जांपल्स है पर याद नहीं है। जैसे एक तो है कि इसे पेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। पेट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। उसका रीज़न बता सकते हैं आप? कई कई बार क्या होता है कि जो सरफेसेस होते हैं उनको हमें क्लीन करना होता है ताकि पेंट जो है उस पे अच्छे से चिपक जाए या कोई और टाइप की कोटिंग है वो अच्छे से चिपक जाए। तो ये जो क्लीनिंग है कई बार केमिकल से भी करी जा सकती है, बट केमिकल के अलावा आर्किंग और ये जो स्पार्क्स होते हैं ये भी एक ऑप्शन होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बहुत ही छोटे स्पेस में। तो अगर हम सरफेस को काफ़ी देर तक इससे एक्सपोज करें तो सरफेस को क्लीन कर देता है वो। तो काफ़ी सही एग्जांपल था वो। वेल्डिंग में भी होता है। हाँ, अच्छा एग्जांपल है वो भी। पावर जनरेशन के लिए यूज हो सकता है क्या ये? पावर जनरेशन के लिए डायरेक्टली तो नहीं यूज़ हो पाता है ये। मैं कुछ दिन पावर पहले जनरेशन पढ़ रहा में था, जैसे हाँ, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होते हैं, उसी तरह मैं एक टर्म पढ़ा था एंटी मैटर। फिर मैं सोचा एंटी मैटर होता क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहा तो सर्च किया तो ये पता चला ये मैटर एटम्स के बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे एटम्स में पॉजिटिव कोर विथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लोटिंग आउटसाइड, ये होता है। हम्म, एंटी मैटर्स में वो अपोजिट होता है, वो कोर होता है जो निगेटिव होता है और बाहर में पॉजिटिव होता है लाइट वेट का जो फ्लोट कर रहा होता है। और इसका अच्छा। एप्लीकेशन एक बेसिक ये था कि ट्रैवलिंग में बहुत यूज हो सकता है, जैसे कि इंटर स्पेस ट्रैवल, मतलब स्पेस ट्रैवलिंग के लिए कि वो वहाँ से क्या होगा कि जब एटम और मैटर और एंटी मैटर जब भी कांटेक्ट में आएंगे तो बहुत एक्सप्लोजन होगा और उसके कारण वो मतलब प्रोपल्सन इंजन में वो काम आ सकता है, ऐसा कुछ था। हम्म, हाँ, काफ़ी तो इंटरेस्टिंग ये थ्योरीज हैं जो एंटी मैटर को लेकर के। तो ये तो बेसिकली ये तो छोटा लेवल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है जो बस एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब वहाँ तो पूरा एटम था। तो उसी तरह से हम्म, ये देखें तो क्या इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव और निगेटिव हैं, यही फ्लो ऑफ करंट है। तो क्या इसके थ्रू भी हम लोग पावर जनरेशन और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जो है मतलब आई एग्री कि वो इलेक्ट्रॉन के ट्रैवल से होता है। और वो मतलब क्या बोलते हैं, फिजिक्स का एक इंटायरली डिफरेंट डोमेन चला जाता है। तो उसको उसके भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। और पावर जनरेशन पावर ट्रांसमिशन में उसका सबसे बड़ा यूज़ है। पावर जनरेशन में अ, पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन पावर जनरेशन में उनका जो यूज़ होता है वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के साथ कपल करके जो हम टरबाइंस में देखते हैं उसमें यूज़ होता है। तो टरबाइंस में भी जो चार्जेस हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनका इंटरेक्शन हो रहा होता है। तो लेकिन स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक चार्जेस के और कौन से एग्जांपल्स आप लोगों ने एक्सपीरियंस करे हैं? वेल्डिंग, कोटिंग, ये काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं। अच्छा ये मोबाइल बताओ में कि जो स्क्रीन टच काम करता है उसमें बहुत बार क्या होता है कि मतलब कभी कभी सही से काम नहीं करता स्क्रीन टच। ऐसा दिखता है कि जब उसको फिर क्लीन करते हैं या फिर रब कर देते हैं तो और भी बहुत बार वो इशू हो जाता है। तो वहां पे मुझे लगता है स्टैटिक चार्जेस का। बिल्कुल सही। जो स्क्रीन टच स्क्रीन जो हमारे काम करते हैं वो हमारी जो फिंगर्स में स्टैटिक चार्जेस होते हैं उसके साथ, और जो स्क्रीन है उसके वहाँ पे भी स्टैटिक चार्जेस का पूरा एक ग्रिड होता है। इनके इंट्रैक्शन की बेसिस पे काम करते हैं। इसलिए अगर मान लो हम फिंगर्स के साथ साथ कोई और चार्ज ऑब्जेक्ट अपने फ़ोन के स्क्रीन के पास ले आते हैं तो वो चार्ज ऑब्जेक्ट जो होती है वो भी कई बार डिटेक्ट हो जाती है स्क्रीन से। तो वहाँ पे स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं तो वो काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है और हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ों में स्टैटिक चार्जेस अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, क्या ये गैस कर सकते हो कि ये जो स्टैटिक चार्जेस हैं ये सिर्फ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में रहते हैं या फिर हमारी बॉडीज में भी रहते हैं?
हाँ, मैं भी ये आदित्य सर ने न्यूरॉन्स लिखा है, मैं भी ऐसा कुछ सोच रहा था, बट मुझे ये क्लियर नहीं था कि वो स्टैटिक चार्ज होता है या फिर न्यूरॉन्स जो है वो बेसिकली आयंस के ट्रांसफर पे काम करते हैं। तो स्टैटिक चार्ज से इन्फ्लुएंस होते हैं वो। एंड आई वुड से कि जो उनके आपस का कम्युनिकेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल करंट या फिर आयनिक करंट की वजह से होता है। तो लेकिन स्टिल काफ़ी मतलब अच्छा डायरेक्शन है वो भी न्यूरॉन्स का। हार्मोन्स वगैरह काफ़ी हद तक स्टैटिक चार्ज पे वर्क करते हैं, मे बी जो टारगेट साइट्स होते हैं और जो मतलब हार्मोन्स होते हैं, तो वही चार्ज डिफरेंस के कारण वो कई बार है जो वो मतलब उस तरह से एक्ट कर पाते हैं। काफ़ी काफ़ी सही और काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी बॉडी में, जब भी हम मतलब अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं, डीएनए जो होता है वो काफ़ी जल्दी हमारे माइंड में आता है। तो डीएनए का नॉर्मल जो रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर ये होता है। लेकिन अगर इसके मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन को देखते हैं तो उसमें जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एक एंड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और कुछ एंड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी में डीएनए और काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें इस टाइप के स्टैटिक चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो भी हम जैसे जब बीमार पड़ जाते हैं तो कोई दवाई खाते हैं हम, ठीक है। अब उस दवाई को कैसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर जगह को ही टारगेट करना है। तो ये जो स्पेसिफिसिटी होती है कि कहाँ पे जाकर के उसको दवाई को ऐड करना है, ये इस वाले एक्शन में स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। दवाइयाँ जो होती हैं वो जनरली हमारी बॉडी में किसी प्रोटीन को जा कर के अटैक करती हैं और वो जो प्रोटीन होता है उसमें जब वो दवाई को अटैक करना होता है तो प्रोटीन का चार्ज और प्रोटीन का शेप उसकी वजह से उस दवाई वाले केमिकल को पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे जा कर के मुझे अपना काम करना है। तो हमारी हेल्थ मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ये चार्जेस। अब जो हमारे बाल वगैरह या नेल्स होते हैं तो इनका जो कॉम्पोजिशन होता है उस उनको अमीनो एसिड बोलते हैं, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। और उनकी भी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें स्टैटिक चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए जब हम अपने बालों और स्केल को रब करते हैं तो बहुत जल्दी वो चार्ज जनरेट कर लेते हैं। इससे एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन निकल के आया जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि जैसे हमारी बॉडी में चार्ज होता है वैसे ही अगर हम एक सेलुलर लेवल पे देखें, एक सिंगल सेल के आसपास देखें, तो सेल्स पे उस सेल पे उस मतलब सेल के आउटर शेल पे या फिर उसके अंदर, दोनों जगह पे ये जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं काफ़ी अबंडेंस में होते हैं। इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन जो चार्जेस होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। और सेम चीज़ हमारी बॉडी में अप्लाई होती है, एनिमल्स में अप्लाई होती है, बैक्टीरिया और वायरसेस में भी अप्लाई होती है। तो तो ये चीज़ काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं उनके सरफेस पे भी और उनके अंदर भी काफ़ी सारे स्टैटिक चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। और इस ऑब्जर्वेशन को लेकर के ही जो इतने सारे जैसे कोरोना वायरस का केस है उसमें लोगों ने काफ़ी सारे जो दवाइयाँ हैं वो टेस्ट करी। तो जो उनकी जो टेस्टिंग थी वो इन स्टैटिक चार्जेस के बेसिस पे ही थी कि कौन सी दवाई इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, कौन सी दवाई नहीं करेगी। अभी आजकल हम लोग को बोला जाता है कि मास्क हमेशा पहनने चाहिए ताकि हम वायरस का ट्रांसमिशन रोक सकें। मेडिकल वाले मास्क स्टार्टिंग में लोग पहनते थे लेकिन उनकी शॉर्टेज है, इसलिए बोला जाता है कि जो हम घर पे कपड़े से मास्क बना सकते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे वायरस जो होता है उसका साइज़ कितना होता है, कोई गेस?
वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं। नैनोमीटर रेंज में ही होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ माइक्रोमीटर की रेंज में होते हैं, और जो वायरसेस होते हैं वो कुछ नैनोमीटर्स की रेंज में होते हैं। अब माइक्रोमीटर नैनोमीटर जो होता है, नैनोमीटर को तो हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, माइक्रोमीटर को भी देखना मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो कपड़े का मास्क हम बनाते हैं, तो अगर तुम कपड़े को देखोगे ध्यान से तो उसके जो रेशे होते हैं वो तो हमें दिख जाते हैं, और रेशों के बीच में थोड़ा सा गैप भी होता है। तो अगर उस गैप को हम देख पा रहे हैं तो मतलब वो नैनोमीटर में तो बिल्कुल नहीं है वो गैप। तब फिर वो वायरसेस को कैसे रोक पाता है? जो छोटे छोटे वायरसेस हैं उसको कैसे रोक पाता है? जो उसके रेशे होते हैं उसपे बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रिंग्स होते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा डेंस नहीं होते। अगर वो पूरा जो गैप्स हैं रेशो के बीच का उसको कवर कर रहे होते तो हम बिल्कुल भी देख नहीं पाते अच्छे उसके आसपास, या मतलब उसके थ्रू नहीं देख पाते। तो रेशे होते हैं उसमें छोटे छोटे, लेकिन उसके बाद भी उसमें काफ़ी गैप बच जाता है, और वो गैप जो होता है कुछ हंड्रेड्स ऑफ माइक्रॉन्स में होता है। इतना बड़ा गैप होने के बाद फिर वो 100 नैनोमीटर वाले वायरस को कैसे रोक पाता है? देखो, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एक तो ये ऑब्जर्वेशन है कि जो भी वायरसेस होते हैं वो सिंगल पार्टिकल की तरह नहीं रहते हैं, वो मोस्टली किसी वाटर ड्रॉपलेट में उनका एक क्लस्टर रहता है, और ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं इनके थ्रू ही वायरस ट्रांसमिट होता है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट हैं कई बार ये रुक जाती हैं, लेकिन ये भी जब बहुत ही छोटी हो जाती हैं तो इनका साइज़ जो कपड़े में जो होल्स होते हैं उससे कम होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया के और ये जो वायरसेस के जो सरफेस चार्जेस हैं वो काम में आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ रेशो से उसको रोक नहीं सकते, लेकिन जो कपड़े होते हैं उनका जो रेशा होता है वो क्या होता है कि चार्ज हो जाता है। चार्ज इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम कपड़े के मास्क बनाते हैं तो उसमें बोला जाता है कि 3 लेयर के मास्क बनाया जाए। ठीक है, तो वो 3 लेयर के मास्क बनाने का रीज़न यही है कि वो तीनों लेयर जो हैं वो आपस में रब होती हैं, जिसकी वजह से उसमें स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाते हैं। अब जब ये स्टैटिक चार्जेस जनरेट होते हैं तो जैसे इस टाइप के छोटे छोटे रेशे होते हैं उस कपड़े के अंदर, और ये पूरे में स्टैटिक चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। तो जब भी वायरस जो है उसके आसपास आएगा तो अगर सेम चार्जेस हैं तो वो वायरस को रिपेल कर देगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो अपने ऊपर ही चिपका लेता है वायरस को। तो इसकी वजह से जो घर के बनाए हुए मास्क होते हैं वो भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। मल्टीपल लेयर्स के हों तब बिल्कुल ये सही। ध्यान में सिंगल लेयर वाले जो होते हैं वो हमें एक टाइप का एक्शन देंगे कि अगर बड़े पार्टिकल्स आ रहे हैं वाटर के उनको रोक सकते हैं, लेकिन जो चार्जेस हैं उसमें वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते कि चार्ज वाला एक्शन भी कर सकें। तो कुछ केसेस में सिंगल लेयर वाले मास्क भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल लेयर वाले होते हैं वो काफ़ी। तो ये जो कुछ इमेज है मुझे ऑब्जर्वेशन थे। लगता है वो बता सकते हैं। इमेज जो दिख रहा है काफी फैसिनेटिंग लग रहा है ना। यहाँ पे कुछ नीचे में साइज भी दिया हुआ है, तो आई गेस ये बहुत मतलब हाँ फर्स्ट टाइम ऐसे कम अक्रॉस हो रहे होंगे। तो ये इमेज जो है हाँ, इमेज मतलब एक एक धागे का थ्रेड का है। नहीं मल्टीपल थ्रेड्स का है ये, लेकिन एक जो थ्रेड है, अगर जैसे ये वाला पार्ट देखोगे ना, ये वाला पार्ट, ये जो है एक सिंगल थ्रेड है, लेकिन उसके अंदर भी छोटे छोटे रेशे होते हैं जैसा हर्ष ने। तो इसमें ये जैसे ये वाला रीजन देखोगे तो ये एक सिंगल थ्रेड है, और उसके अंदर भी काफ़ी छोटे छोटे रेशे होते हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हर्ष ने लिखा था ना मैसेज पे कि उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे हेयर टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो ये जो छोटे छोटे रेशे होते हैं वही होते हैं।
तो इस टाइप की जो इमेजिंग होती है, वो इमेजिंग भी काफ़ी मतलब फैसिनेटिंग तरीके से कैप्चर करी जाती है। और उसका जो फाउंडेशन होता है, वो बेसिकली हम जो स्कूल में एटॉमिक मॉडल्स पढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर उसका फाउंडेशन होता है। तो आने वाले कुछ सेशंस में उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट एन ओवरव्यू, ये जो इमेज बनाई जाती है, ये लाइट के स्कैटरिंग से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन के स्कैटरिंग से बनाई जाती है ये वाली इमेज। और हम इसमें काफ़ी छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स, नैनो स्केल के स्ट्रक्चर जो है, उनको ईज़िली देख सकते हैं, जो हम नॉर्मल कैमरा से या फिर माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो खैर ओवरव्यू में बात करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया चार्जेस के बारे में, कैसे ये जो चार्जेस होते हैं बहुत ही छोटे स्केल पे भी प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही बड़े स्केल पे जैसे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग है, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। हम जो भी मेडिकल साइंसेज में रिसर्च हो रही होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहे होते हैं या पेंट वाले या कोटिंग वाले प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसमें भी इनका रोल होता है। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, उसमें भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके बारे में जो सोचने का डायरेक्शन आया था, वो जस्ट एक छोटी सी इस टाइप की इमेज से आया था। तो इसीलिए इस सेशन के थ्रू हम लोग इनकरेज करना चाहते हैं सब लोगों को कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, नॉर्मली हम उनको देखते हैं तो हमें कई बार प्लेन सी लगती हैं, पर जब तुम उनको ऑब्जर्व करोगे, उनको ध्यान से देखोगे, तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग साइंस जो उसके पीछे है, वो नज़र आती है। तो इसलिए अगली बार कोई भी अपने आसपास कोई भी चीज़ देखो, तो उसके बारे में सोचो कि उसके पीछे क्या साइंस है, वो इस शेप की है तो क्यों है, अगर इस टाइप से कोई चीज़ काम कर रही है तो क्यों काम कर रही है। और इससे हमें मतलब काफ़ी बार रियलाइज़ होता है कि जो भी हम अपने स्कूल बुक्स में पढ़ रहे हैं, उसके रियल लाइफ में काफ़ी बड़े और काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं। बिल्कुल। मुझे तो ये मास्क वाला ये पता नहीं था, काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए तो, कि ये जो 3 लेयर्स क्यों जरूरी है और कैसे चार्ज इलेक्ट्रोस्टैट भी यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। तो वेरी नाइस। और लाइटर का जो एग्जांपल्स था। मैं ये बोल रहा था, मैं तो ऐसा एज्यूम कर लिया था कि मास्क इज यूजलेस, क्योंकि वो नैनोमीटर का कर कैसे सकता है, लाइक नॉट गॉन इन डीप बट आई एज्यूम दैट। हाँ, उसमें भी अब जैसे स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि जो मटेरियल आपस में घिसने से चार्ज जनरेट करते हैं, उनकी भी अपनी अपनी पेयर्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसलिए अगर हम तीनों लेयर्स जो हैं सेम टाइप के मटेरियल की रखेंगे, तो वो इफ़ेक्टिव होगा, बट उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि जो 3 लेयर हैं, उसमें कॉटन और सिल्क, इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में जब रब करते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ज जनरेट करते हैं। ओके, किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। मीनवाइल एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था विमल सर ने, जो मैं अभी चैट बॉक्स में डाला हूँ, कि थ्रू आउट द वीक कोई भी ऑब्जर्वेशन है ना, तो वहां पे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। और या सो एक तो ये है, जो भी इंटरेस्टेड है वो उस चैट बॉक्स से व्हाट्सएप का जो लिंक है ग्रुप का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर्ष का, जो रूल है वो भी स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, बट हीटिंग प्रॉपर्टी और थर्मल प्रॉपर्टीज़ की वजह से यूज़ नहीं होती है। बिल्कुल सही रीज़न है ये भी। और कोई ऑब्जर्वेशन, कमेंट, क्वेश्चन है तो आप बताइए। दूसरा, मैंने जो लोग आज पहली बार ज्वाइन किए हैं, वो लोग फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। जिनका ईमेल आईडी नहीं है तो इनविटेशन चला जाएगा ऑटो। और क्योंकि अभी हम नेक्स्ट 2 to 3 सेशंस करने वाले हैं,
हर संडे 11 बजे से। और और जिन लोगों ने भी आज भी अटेंड किया वो भी भर सकते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा और कैसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जो भी फीडबैक है। कोई और क्वेश्चंस है? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस। सर हम लोग प्लास्टिक का फिर मास्क क्यों नहीं यूज कर सकते जो थोड़ा सॉफ्ट हो? बिल्कुल। जो मेडिकल मास्क होते हैं ना, जो सर्जरी, वो ब्लू वाले जो मास्क होते हैं, सर्जिकल मास्क, वो बेसिकली प्लास्टिक से ही बने होते हैं। उनको बनाने का जो वो है ना तरीका, वो भी काफ़ी फैसिनेटिंग तरीका है। लेकिन वो जो मटेरियल है उसको पॉलीप्रोपाइलिन बोलते हैं, और वो काफ़ी स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है, जिसकी वजह यस से सर। वो इफ़ेक्टिव होते हैं। और ओके। प्लास्टिक जो है, मतलब प्लास्टिक डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक बनाना और प्लास्टिक को सर्कुलेट करना अपने एनवायरनमेंट में, वो अच्छा नहीं यस होता है। सर। यस तो लोगों ने वैसे इसके भी अल्टरनेटिव्स निकाले हैं। जो मछली की जो स्किन होती है ना, जो स्केल्स यस होते सर। हैं, उसको लेकर के भी मास्क बनाए गए हैं, और वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। और जो सीवीड होती है एक, समुद्र में पानी के अंदर उगती है वो, तो वाटर सॉल्युबल नहीं होती है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल होती है वो, और उसको लेकर के भी लोगों ने मास्क बनाए हैं। तो ये भी कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था। हम्म, वो कभी एक होता है ना, जैसे बंद कमरे हैं, कमरे में अंधेरा है, बस एक छोटा सा होल है जिससे सनलाइट आ रहा होता है, और हम्म, उसमें देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमेशा फ्लोट कर रहे होते हैं एयर में, और वो कितना भी टाइम हो जाए वो फ्लोटिंग कर रहा होता है। मतलब वहां भी कुछ चार्ज के कारण होता है, वो हमेशा एयर में रहता है, या फिर वो नेचुरल है कि हमेशा डस्ट पार्टिकल ही उड़ रहा होता है? हम्म, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। अभी जैसे स्कूल में हमने पढ़ा होगा, ब्राउनियन मोशन इज द रीज़न, लेकिन ब्राउनियन मोशन के साथ साथ केमिस्ट्री में हम सस्पेंशन एंड कोलाइड्स वाली चीज़ें पढ़ते हैं। तो वो जो हवा जो हमारे आसपास या रूम पे होती है, वो एक टाइप का कोलाइड होता है। तो उसमें डस्ट पार्टिकल जो होते हैं छोटे छोटे, वो फ्लोट करते रहते हैं हमेशा, और ब्राउनियन मोशन में फ्लोट करते हैं वो। लेकिन जो बड़े और हैवी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, टाइम के साथ वो नीचे सेटल हो जाते हैं, लेकिन जो काफ़ी सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सेटल नहीं होते हैं। अब उसका रीज़न ये है कि उनके ऊपर भी स्टैटिक चार्जेस होते हैं, जो दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। तो केमिस्ट्री में वैसे ये चीज़ कोलॉइड्स में पढ़ाई जाएगी, या पढ़ी भी होगी कई लोगों ने, कि जो कोलॉइड्स होते हैं उनको सेटल कराने के लिए कई बार उसमें चार्जेस जो होते हैं, या बहुत ही हाई फोर्स, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई जाती है, लेकिन उसको वापस से कोलाइड बनाने के लिए उसमें छोटा सा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से चार्ज हो जाते हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली जो, जैसे तुमने एग्जांपल दिया कि एक छोटे से होल से अगर सनलाइट आ रही है तो पार्टिकल्स दिखते हैं हमें, तो वो चार्ज डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं जो हमें दिख रहे होते हैं, और वो स्टैटिक चार्जेस की वजह से ही फ्लोट कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सोचने वाली बात है कि जो पार्टिकल्स का साइज है वर्सेस जो चार्जेस हैं, इनके बीच में एक थ्रेशोल्ड बैलेंस होता है। अगर अगर हमें पता करना हो कि कितना बड़ा डस्ट पार्टिकल होगा या कितना हैवी डस्ट पार्टिकल होगा जो सेटल हो जाएगा, और कितना छोटा डस्ट पार्टिकल होगा जो उड़ता रहेगा हमेशा, तो जो हम बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं ग्रेविटेशन और वर्सेस कूलम फोर्स वाली, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इतना बड़ा या इतना छोटा पार्टिकल जो है वो हमेशा फ्लोट करते रहेगा। और किन्हीं का कोई ऑब्जर्वेशन हो इस वीक का तो वो बता सकते हैं। एक्चुअली मुझे यस यस कि I'm not so good in science, तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि this is happening because of charge, this is not happening because of charge,
क्योंकि और भी बहुत सारे एक्टिविटीज है जहाँ पे मतलब वो स्टिक करता है दो ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आंसर्स हो कि ये इस वजह से हो रहा है। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन भी है इंटरेस्टिंग या क्वेश्चंस भी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आई होप। मेन चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें। ज़रूरी नहीं कि हमें उनके बारे में पूरा ही पता हो। मतलब हो सकता है हमें उसका आंसर पता हो सकता है ना पता हो, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को क्वेश्चन करेंगे, तब हमारे अंदर ये मोटिवेशन आता है कि हम उसके बारे में थोड़ा और पढ़ें। और मतलब मान लो हमने फिज़िक्स की तरफ से एक चीज़ को सोचा, तो मान लो फिज़िक्स में हमें क्लियर आंसर नहीं मिला, तब हम केमिस्ट्री की तरफ से उसको सोचते हैं। तो मतलब जो मेन मोटिव होता है यहाँ पे थॉट प्रोसेस बिल्ड करना होता है। आंसर जो है वो अभी नहीं तो बाद में उसके बारे में पढ़ते-पढ़ते या सोचते-सोचते हमें मिल ही जाएगा। लेकिन मेन जो है स्टार्टिंग पॉइंट कि हम उस चीज़ को क्वेश्चन करें, उसके बारे में सोचना चालू करें, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हेलो सर, हुँ, ये जो कैरम बोर्ड खेलते हैं तो क्या होता है कि कभी-कभी कुछ देर तक खेलते रहते हैं तो जो सबसे बड़ी वाली गोटी होती है स्ट्राइकर, हुँ, वो तो नॉर्मली बहुत स्मूथली उस पे चलता है बोर्ड पे, लेकिन कई बार होता है वो फँस जाता है काफ़ी कस के हिट करने के बाद भी। तो क्या हुँ। वहाँ पे भी वो बार-बार रब होने के कारण वो चार्ज हो जाता है जो उसके फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके रोकता है, या फिर वो ऐसा ही होता है? अम, इसके बारे में तो एग्ज़ैक्ट रीज़न तो मुझे भी नहीं पता है, जैसे बट टैल्कम पाउडर डालते हैं तो वो स्मूथ रहता है, फिर वहाँ से टैल्कम पाउडर जैसे जैसे हटते जाता है वो रफ हो जाता है। हुँ, हाँ, पर वही है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। अब जैसे जो स्ट्राइकर होता है जनरली वो प्लास्टिक का होता है, और जो कैरम बोर्ड है वो तो वुडन होता है, उसके ऊपर छोटी सी कोटिंग होती है कोई। तो हो सकता है इनके बीच में चार्जेस जनरेट हो रहे हो सकता है कि सिर्फ रबिंग की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ गया हो। तब इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं और हर एक एंगल से सोचने की ज़रूरत है। अभी एग्जैक्ट आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, बट इसके बारे में डेफिनेटली सोचेंगे। या बट इससे एक मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग ध्यान आ रहा है चीज, मतलब कि रियल लाइफ में चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम, बिकॉज वहां पे बहुत सारा चीज एक साथ काम कर रहा होता है। तो दैट इज रियली इसलिए रिसर्च वगैरह जा करके जो मतलब करते हैं तो बिकम मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, टाइम इंटेंसिव, बहुत सारी चीजें आपको मतलब फिगर इट आउट करना पड़ता है कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक चीज मैं कह रहा था कि लास्ट वीक तो आई हैड इन माय माइंड थ्रू आउट, मतलब ड्यू टू अटेंडिंग दिस सेशन, लास्ट सेशन मैं जब अटेंड किया था तो उसके वजह से पूरे वीक मेरे माइंड में तो था, मतलब वो ऑब्जर्वेशन वाला चीजें, जो लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले था और इस वीक था, दैट वाज वेरी डिफरेंट ड्यू टू दिस सेशन व्हिच आई वांटेड टू से। और मैं कुछ भी कर रहा था तो मैं थोड़ा तो सोच रहा था कि क्या मतलब थोड़ा ऑब्जर्वेशन लेवल काफी मतलब बेटर था पहले से कि क्या वर्क कर रहा है। और एक मेरा मतलब सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था कि जो ठंडा के वजह से टॉयलेट्स के बाहर ये होता है, हाथ को जो सुखाने के लिए, हाथ को ड्राई करने के लिए एक ब्लोअर टाइप का होता है बाथरूम्स के पास, ऑफिसेज वगैरह में या फिर लैब्स वगैरह में। तो मैं पहली बार मतलब उतना क्लोजली मैंने एक छोटा सा वीडियो भी लिया है, बट बहुत ये क्लियर नहीं है, तो भाई मैं दिखाता हूँ। तो जस्ट हाउ, तो ये जस्ट एक ब्लोअर है यहाँ पे बाथरूम के पास लगा हुआ, दिख रहा है ना स्क्रीन? कुमारी मुस्कान पापा का नाम। यस सर। हाँ, तो मैं इसका हाथ रख रहा हूँ, इट्स सो मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इट्स सो इंटेंस कि जो मेरे हाथ का जो स्किन है, ओके, इवन वो पूरा दिख रहा है, उसका उसमें जो चेंजेस आ रहा है, इवन जो स्किन का जो आउटर लेयर है दैट आई कैन ऑब्जर्व थ्रू दिस ब्लोअर।
दिख रहा है कि ऐसा कितना, मतलब यू कैन सी दैट वो बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ है। आई विल ट्राई टू डू इट अगेन। आई कैन सी दैट पूरा जो ये है क्या बोलते हैं, जो ऑटर वो है, चमड़ा जिसको बोलते हैं ना, स्किन, हाउ थिन इट इज, एंड लेयर जो एक है ऊपर से, यू कैन सी दैट कि वो कैसे फोर्स से इसका ये हो रहा है, इट्स चेंजिंग। तो किन्हीं का और भी कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो आई गेस शेयर कर सकते हैं, या फिर लास्ट वीक का कुछ है जो ये ध्यान दिया है, सोच रहे हैं। उन्होंने सिलिकॉन कवर यूज किया है अपने लैपटॉप पे, कीबोर्ड के कवर के ऊपर। बट सिलिकॉन हाँ। कवर जो होता है, अगर डस्ट बैठ जाता है तो उसमें वो स्टिकिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसे धो देते हैं, उसका डस्ट निकाल देते हैं, फिर उसे लैपटॉप पे लगाते हैं कीबोर्ड पे, फिर से वो उसी पहले की तरह चिपक जाता है। वो सिलिकॉन का कीबोर्ड भी चिपक जाता है विदाउट एनी। हर्ष का थोड़ा आवाज कट कट के आ रहा था तो मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ। मैं आपने बोल इस रहा था तरीके कि का ये खरीदा है कीपैड कवर लैपटॉप के लिए? हाँ, हाँ, तो और वो उसमें तो बिना ग्लू का चिपक जाता है ना लैपटॉप के हाँ कीबोर्ड हाँ पे। बिना ग्लू का चिपक जाता है, यस यस। और डस्ट होता है तो उसका स्टिकीनेस कम हो जाता है, डस्ट उस पे बैठता है तो। और फिर जैसे ही हम उसे धो देते हैं तो फिर से वो स्टिकी हो जाता है। यस। काफ़ी अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे। डेफिनेटली जो उसके जो भी सरफेस है और जो सिलिकॉन रबर है, उसके बीच में जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं उनकी वजह से ही चिपकता है वो। और डस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो रबर सरफेस है उसको कवर कर लेते हैं, इसलिए वो लैपटॉप के सरफेस पे उतना अच्छे से नहीं चिपक पाता है। और धोने के बाद वो हट जाते हैं डस्ट के पार्टिकल्स, जिसकी वजह से वापस चिपकने लगता है। तो काफ़ी अच्छा एग्जांपल है ये। ओके देन आई गेस यदि सभी का क्वेश्चन हो गया है तो वी कैन एंड द सेशन। और जो आई गेस मतलब एक जो चीज है कि हम पूरे वीक हर दिन ऑब्जर्व करते रहें सराउंडिंग्स में कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड उसका इमेजेस वीडियोस क्लिक करके आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल सकते हो, या विमल को भी सेंड कर सकते हैं, या फिर वो ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, वट एवर यू प्रेफर। तो आइडिया इज दैट कि लेट्स इंक्रीज आवर ऑब्जर्वेशन quality or capacity and start thinking science behind कि क्या हो रहा है। यदि नहीं भी है then that's okay, we can discuss क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। So we'll meet next week again on Sunday at 11। मैं लास्ट आई जस्ट वांट टू शो वन मोर वीडियो थ्रू जाने से पहले। इट्स ऑन द चार्ज। ये मेरा दोस्त है अभिषेक दास। So he has his own YouTube channel called Study Lab, in which he used to do science experiments. So I'll say कि आप उस चैनल पे जा सकते हो, स्टडी लैब्स करके है, और आप इस पे देख सकते हो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, किचन केमिस्ट्री एंड ऑल दोस, की कैसे डेली लाइफ में हमारा है ना साइंस है, हर जगह है। सर्दियों का जो मौसम होता है उसमें जो स्थिर वैद्युत चार्ज यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है या चार्जेस लग रहे होते हैं, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए सर्दियों का मौसम बड़ा सही होता है। ऐसे मैं यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ कि मेरे पैंट के से एक धागा यहाँ पे निकल गया है, और इस धागे के पास जब मैं अपनी उंगली लेकर जाता हूँ तब हम देखते हैं कि क्या होगा। अब देख रहे होंगे कि ये थोड़ा इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देख रहे होंगे कि ये चार्ज हो गया है, मेरे हाथों में चार्ज है, जिसकी वजह से ये इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। और क्योंकि हमारी बॉडी में चार्ज होते हैं और ये कपड़ा भी कहीं से इसमें रबिंग हुई होगी जिसकी वजह से ये चार्ज हो गया होगा घिसने की वजह से, तो ये धागा चार्ज है, मेरी उंगलियां चार्ज हैं, जिसकी वजह से ये इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होके आ रहा है।
फॉर डेली लाइफ का ऑब्जर्वेशन ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन होगा। अगर आप लोग मच्छरदानी लगाते हैं तो आप कभी मच्छरदानी पे अपना सिर रगड़ के देखिए और उसके बाद आगे मूव करने की कोशिश करिए। ऐनक में देखते रहिएगा तो बाल पीछे मच्छरदानी के ऊपर चिपक रहे हैं, बाल पीछे मच्छरदानी की तरफ चिपकते हुए दिखेंगे। इस तरह का जो भी ऑब्जर्वेशन या फिर जो इनसाइट्स दूसरे के द्वारा पता चल रहा है उसको भी हम करके देख सकते हैं कि होता है कि नहीं होता है। देयर इज ऑल्सो वेरी फन। और उसको फिर शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, इवन जो मच्छरदानी वाला है ना। यदि आप मच्छरदानी यूज करते हो तो ट्राई कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो सभी के साथ ग्रुप में कि क्या ऑब्जर्वेशन रहा है। ओके देन, बाय एवरीवन। आप लोग जो फीडबैक फॉर्म है उसको भर दे सकते हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप का चैट है, व्हाट्सएप ग्रुप है, यू कैन ज्वाइन दैट आल्सो। एक पहल एक नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था है जो सीमित संसाधनों, मार्गदर्शन, कौशल और पैसे के बावजूद छोटे शहरों एवं गांवों में समग्र और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के मिशन के साथ वर्तमान में नालंदा, बिहार में काम कर रहा है। इसे साकार करने के लिए हमने सामाजिक स्कूल की कल्पना की है और गाइड प्रोग्राम, साइंस क्लब, बुक रीडिंग सेशन जैसे कई अन्य कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी के द्वारा चला रहे हैं। इस मिशन का हिस्सा बनने और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.ekpehal.in या कॉल करें 8960420105।